मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। और हमायूं ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आज, ये हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया होता क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट जो नॉलेज एरियाज़ हैं उनको समझना और माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात कर लेंगे एक की पर्सन की, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसका एक बहुत अहम रोल होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके रोल पे हम थोड़ा बात करेंगे। और देन हम बात करेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रीरिक्विजिट होते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, लास्ट सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। जस्ट ए रिव्यू, 2 to 3 मिनट रिव्यू हम करना चाहेंगे कि पहले लास्ट सेशन में हमने क्या क्या कवर किया था। जॉर्ज जाहिद साहब, और भी टॉपिक जो हमने कवर किया हो। ऑलराइट, दो टॉपिक, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, प्रोजेक्ट साइकिल। हमने प्रोग्राम को भी देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, इस पे भी हमने बात की थी। और फिर प्रोजेक्ट का प्रोग्राम के साथ क्या ताल्लुक है, और प्रोग्राम का पोर्टफोलियो के साथ क्या ताल्लुक है, उस पर हमने बात की। दैन हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। और जब हमने प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट पे आए थे, मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं लास्ट सेशन के हवाले से स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इसमें रिस्पॉन्ड कीजिए जो आपको ऑप्शन लगती है कि ये ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन जो है वो फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट के हवाले से, सिलेक्ट विच इज़ नॉट ट्रू। आपने वो सिलेक्ट करना है जो ट्रू नहीं है आपके नज़दीक। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन लिख दीजिएगा, ए बी सी डी ई, कोई ऑप्शन जो आपको लगता है। जाहिर साहब को लगता है सी। और
बाकी लोग प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लग रहा होगा कि आप कितने इन्वॉल्व हैं, तो इसमें चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। शरून साहब को का ये कहना है कि ये ABCD ऑप्शन जो है ये सारी प्रोजेक्ट साइकिल का हिस्सा है। सो समीना अलवी का आंसर जो है वो शरून से मिलता है, दैट इज ई। अगर ये A और BCD उसके साइकिल का हिस्सा है, देन नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। ओके, राइट। करेक्ट आंसर इज कि जब हम मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन करते हैं तो दोबारा से जो पहले प्लान किया होता है हम अपने एग्जिस्टिंग प्लान में चेंजेस करते हैं, हम उस चीज़ों को रीप्लान करते हैं। सो तो रीप्लान है वो भी प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ओके, दैट्स ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select which is true. Projects have same type of output. Projects require extensive planning. Projects have not necessarily unique results. Projects have no ending date. इसमें वो सिलेक्ट करना है ऑप्शन जो आपको लगता है ट्रू है। जाहिर साहब के नज़दीक डी ट्रू है। ओके, ताहिरा बी। ओके, सदीक साहब बी, शारून डी। हमने जब प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देखी थी तो हमने देखा था इसमें यूनिक आउटपुट होती है, रिजल्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। प्रोजेक्ट रिक्वायर एक्सटेंसिव प्लानिंग, यस, इसमें प्लानिंग की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट हैव नॉट नेसेसरली यूनिक रिजल्ट्स, यूनिक रिजल्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट हैव नो एंडिंग डेट, हर प्रोजेक्ट की हमने देखी थी एक टेम्परेरी होता है, उसमें एक स्टार्टिंग डेट होती है और एक क्लोजिंग डेट होती है। तो इसकी आंसर इज बी। राइट, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्शन आर सेलेक्ट वन और मोर। जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आप देखें कॉज, फॉर एग्जांपल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, रैपिड ऑनसेट की वजह से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन किया जाता है। नेचुरल डिजास्टर आए तो फिर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस किया जाता है। सेकंड ऑप्शन टाइम स्केल एंड फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में। फॉर एग्जांपल प्रोट्रैक्टेड रीअकरेंट होती है, रैपिड और स्लो ऑनसेट होती है। एरिया अफेक्टेड, फॉर एग्जांपल अर्बन, रूरल, मेगा, इसमें बहुत सारे जब डिजास्टर आता है तो अर्बन एरियाज भी इफेक्ट होते हैं, रूरल भी होते हैं, या दोनों हो जाते हैं। स्टेट नेशनल कैपेसिटी
रिस्पॉन्ड, और उसमें ये चीज़ भी होती है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में रिस्पॉन्स किया जाता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको याद होगा एक स्लाइड हमने लास्ट सेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्शन पे बात किया था। सो इसका करेक्ट आंसर यही है कि ये सारी की सारी 4 की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमैनिटेरियन एक्शन की। ऑब्जेक्टिव्स
और इसके अकॉर्डिंगली जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंडेंट होती हैं इन बजट्स के ऊपर। सो एक बहुत जिसको हम आप कह सकते हैं कि ये बैकबोन होती है, एक ब्लड प्रोवाइड करती है पूरे प्रोजेक्ट को, वो बजट होता है। तो विद इन बजट जो है उसको मैनेज करना, ये भी एक सक्सेस क्राइटेरिया। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि सेक्टर में अब बहुत इन हो रही है, डिलीवर द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर मनी। हम जब डोनर से सर्टन प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर करते हैं हम ये काम करेंगे, क्या वो मनी जो है एक्चुअली वो वैल्यू अचीव कर पाई है जो कि उस मनी से किया जा सकता था, या डोनर ने तो दे दी है, हमने भी ले लिए, हम वो रिक्वायर्ड जो वैल्यू मनी 5 रुपए की जो सर्विस हो सकती थी हमने उस पर 20 रुपए लगा दिए। सो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं मनी जो है वो उसका वेस्टेज हुआ, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने उस मनी को सही वैल्यू नहीं दिया, वो किसी की वजह से हो सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम वो काम अगर 10 रुपए वाला था तो हमने 10 रुपए में ही किया और वो रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंगली हमने अचीव किया, वैल्यू एडिशन भी कर पाए, या उस पर हमने 30 रुपए लगा दिए, क्वालिटी तो अचीव की लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगा दिए, हम उससे कम पैसों में वही क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है शैली के नज़दीक के वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। क्वालिटी अगला क्राइटेरिया है, क्या हमने जो सर्विसेज दी हैं क्या वो एक सर्टेन क्वालिटी को मीट करती हैं। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी अल्टीमेटली वो पर्पस है जो हमने दिया है लोगों को, क्या वो आपकी पर्पस फुलफिल कर रही है। जैसे अगर हम डीजी खान की एग्जांपल लें, 2010 में बहुत अच्छी लिवाइस की जीन्स की पैंट्स जो हैं वो उनको दी गई, लिवाइस की जीन्स की पैंट्स उन्हें दी गई और उनसे कहा गया कि ये आप यूज़ करें। लेकिन अगले दिन जब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की टीम वहाँ पे गई तो उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। प्रोडक्ट जो दी गई, जो चीज़ दी गई बहुत क्वालिटी की थी लेकिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब उसका मकसद ये था कि लोग उसको इस्तेमाल करें, उनकी जो लिबास की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। लेकिन लोगों ने क्योंकि कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं था तो वो इतनी क्वालिटी की चीज़ थी लेकिन लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है हमारी वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अचीव नहीं हो सकी, हम वो एड नहीं प्रोवाइड कर सके जो पर्पस फुलफिल कर सके। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मुस्तफा अफजल साहब हैं, ये कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैंने मुस्तफा साहब आपका जो माइक है वो मैंने खोला है,
प्लीज़ बोलिए। आपकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। आप फिलहाल ओके, मुस्तफा साहब ने चैट बॉक्स में ही सस्टेनेबिलिटी का जिक्र कर दिया है। ओके, मैं इस पे आता हूँ। देन है बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन जब हम बात करते हैं तो बेनिफिशियरी जो हमारे हैं वो सर्विस से कितना सेटिस्फाइड हुए हैं, हमने जो एड प्रोवाइड की है। सो ये जो शैली है उनके नज़दीक जो 2010 में उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करके प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली, उनके नज़दीक ये प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया है। जो सस्टेनेबिलिटी है, जब हम इसकी बात करते हैं, इट कम्स अंडर रिक्वायरमेंट्स। जब डोनर आपको कहता है कि आप ये सर्टेन चीज़ें करने वाले हैं और जो आप इंटरवेंशन करेंगे उसमें आपने ये मेक श्योर भी करना है कि वो कितनी सस्टेन हो रही है। सो ये जो डोनर की सर्टन लेवल पे रिक्वायरमेंट्स के अंडर आ जाती है सस्टेनेबिलिटी। क्या आपने एक काम कर दिया, पॉकेट ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट कर दिया, लोगों को वो फैसिलिटेशन भी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, किस तरह से होगा? so, आपको वो मैकेनिज्म पे अगर आप वो काम करते हैं तो वो मैकेनिज्म जो है वो मीट रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है। इसलिए हमें हर प्रपोजल में ये कंपोनेंट बहुत अहम मिलता है कि मीट रिक्वायरमेंट्स के अंदर के सस्टेनेबिलिटी जो है वो कैसे आप इंश्योर करेंगे अपनी इंटरवेंशंस की। दूसरी चीज़ जो है, जब हम खास तौर पे एवेल्यूएशंस भी करते हैं तो ये उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी जितनी भी इंटरवेंशंस हैं वो सस्टेन कितना किया हो, उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी इंश्योर है। यही होप मुस्तफा साहब आपकी जो क्वेरी है उसको आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके सामने मुस्तफा साहब, अगर आप को आपके क्वेरी को आंसर हो गया तो प्लीज चैट में एग्री डिसएग्री लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए इस स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो व्यू देती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके ये फंक्शंस अगर आप देखें जो मैंने अभी सर्कल किए हैं, इनको कोर फंक्शंस कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर नॉलेज एरियाज में, जिस पे हमारा ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का ज़्यादा वक्त लगता है, सीनियर मैनेजमेंट का ज़्यादा वक्त लगता है। और
सो इसमें पहला देखें स्कोप मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट है, क्या हम उसके स्केड्यूल्स को कितना बेहतर, कॉस्ट मैनेजमेंट है, एंड देन प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। दीज आर द कोर फंक्शंस। इसके बाद अगर हम इसके नीचे इस पिक्चर पे नजर डालें तो हमारे पास है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, जिसमें प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आता है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट आता है, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट आता है। ये इसके फैसिलिटेटिंग फंक्शंस कहलाते हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, जिसको अभी मैंने सर्कल किया है, ये स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होती है स्टेक होल्डर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर उनकी नीड्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी एक्सपेक्टेशन को सही तरह से कैप्चर करके प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है, तो वो प्रोजेक्ट की सक्सेस में बहुत अहम तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और इन सारे फंक्शंस को अगर आप मेक श्योर करना होता है, वो उसको हम कहते हैं, उनकी इंटीग्रेशन इंश्योर करनी होती है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। अगर आपने प्रोजेक्ट टीम जो है वो कहती है ये एक्टिविटी मेरी प्लान है और ये अप्रैल 15 को प्लान है, प्रोक्योरमेंट टीम जो है उन पे डिपेंडेंसी होती है। अब उन पे डिपेंडेंसी है, टीम ने अपना प्लान किया हुआ है फील्ड के अंदर, 15 अप्रैल को टाइम को मैनेज उन्होंने करना है, उसके स्कोप को मैनेज करना है। अब डिपेंडेंसी इस पे है प्रोक्योरमेंट की, क्योंकि हमारी टीम्स अलहदा होती हैं, डिपार्टमेंट अलहदा होता है जो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे ये फंक्शन आ जाता है कि आप कितनी अच्छी प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन मैनेजमेंट करते हैं, कि इन फंक्शन को उनके साथ कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनका लिंकेज कितना बेहतर करते हैं, ताकि वो एक्टिविटीज़ जो प्रोजेक्ट की हैं वो टाइमली विद इन कॉस्ट जो है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, स्कोप के अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएँ टीम मेंबर्स। और आप अगर देखें तो ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट जगह पे लिखा हुआ है, और ऊपर टूल्स एंड टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मिलती हैं आपको। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो इसलिए अलहदा है कि आपको आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, हम आगे चल के इस पर बात भी करेंगे। इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो मैनेजमेंट अक्रॉस द बोर्ड आती है, वो आप कोर फंक्शंस में हो, फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में हो। सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत की होती है, इसलिए इसको सेपरेट मेंशन कर दिया गया। अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, आप सही तरीके से नॉलेज एरियाज को मैनेज कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज कर ली। सो ये ओवरऑल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, और ये 10 नॉलेज एरिया
एरियाज हैं जिनको हमें मैनेज करना होता है जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस स्लाइड का जो सोर्स है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बयान किया था, कि जो PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट US है, जो कि सर्टिफिकेशन भी देता है, मेंबरशिप भी देता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से इंडिविजुअल्स को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी। उनकी PM बुक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज एडिशन 5, ये वहाँ से स्लाइड ली गई है। सो ये नॉलेज एरियाज को स्टैंडर्ड जो है, वो गाइडलाइन जो है, जो PMI की है, वो बयान की। आपका यहाँ तक कोई क्वेरी जो इसको समझने के लिए समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी हो, फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हो, प्लीज़ चैट बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए ताकि मुझ तक वो पहुँचे, मैं उसको आंसर करूँ। आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड। हमीदा साहिबा का सवाल ये है कि US क्या देता है इनका। मैं आपके इस दफ़ा आपको इसका जो ये बुक है इनकी, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज एडिशन 5 कहते हैं, 6 वर्जन इसका 2017 में आएगा। ये एक बॉडी है जो कि आपसे, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और आप कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और सर्टिफाइड बनना चाहते हैं, तो उनका जो है वो टेस्ट होता है। वो टेस्ट आप जब देते हैं, उसके कुछ प्री रिक्विजिट भी होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स आपको, इसमें 35 मॉड्यूल्स होते हैं, PDUs उसको कहते हैं, वो आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। जब आप वो ले लेते हैं, उसके बाद जो है इनका ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, जो इनके कंट्री लेवल पे, रीजनल लेवल पे ऑफिस हैं, वो उनमें ऑफिस में लाहौर और इस्लामाबाद में भी ऑफिस है इनका। वो आपको वो ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद आपका एक ये US बेस्ड क्योंकि है, तो वो एक टेस्ट ऑनलाइन होता है, इनके सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके जो अप्लाई करते हैं, 55,000 के करीब फ़ी होती है। आप जब उस टेस्ट में क्लियर होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, PMP। सो इस तरह की ये बॉडी है जो कि आपको रजिस्टर करती है और आपको सर्टिफिकेशन देती है। ओके, ताहिरा जो है उनका मैसेज है, वो ये जानना चाह रही हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के बारे में। ताहिरा, यहाँ पे हम इसको आगे चल के अगले सेशंस में और इस सेशन में भी थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको मैं यहाँ पे एड्रेस करता हूँ। हम जब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जाता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कौन से, हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन से हैं, हमारे डोनर्स इम्प्लीमेंटर्स कौन से हैं,
डिसीजन मेकर कौन से हैं, और फिर उनके पावर को, फिर उनके इन्फ्लुएंस का लेवल को, और फिर उनके इंटरेस्ट के लेवल को गेज करने के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम कुछ टूल्स पे हम बात भी करेंगे। और फिर उसकी बेस पे स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए उनकी इंटरेस्ट की बेस पे, उनके पावर की बेस पे, उनके इन्फ्लुएंस की बेस पे। फॉर एग्जांपल, एक आपका स्टेक होल्डर है, वो कहता है कि जी वो उसका इंटरेस्ट का लेवल भी बहुत है, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, और उसका पावर भी उसके पास बहुत है, वो आपके प्रोजेक्ट पे इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे डोनर एक जो है वो स्टेक होल्डर है, सो उसका इंटरेस्ट भी है और वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो हम जब स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इस स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, किस फ्रीक्वेंसी से शेयर करनी है, कब कब शेयर करनी है, फोकल पॉइंट क्या होगा, किस, ये चीज़ें सारी, जैसे हम रिपोर्ट्स यूजुअली शेयर करते हैं ना डोनर्स के साथ, मंथली या क्वार्टरली, सो ये एक वन कंपोनेंट होता है, लेकिन उसका एक पर्पस होता है शेयर करने का, कि हमने क्या इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट के अंदर डालनी है। तो आप वो वेल डिफाइंड चीज़ें जो हैं उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो वो जब हम स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाते हैं तो हमें वो चीज़ें सारी पुट इन कर देते हैं कि किस स्टेक होल्डर को किस तरह की आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। सो यहाँ तक इतना ही, लेकिन इसके बारे में हम आगे जब हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन पे आएंगे तो हम कुछ थोड़ा सा उसको टच जरूर करेंगे, स्टेक होल्डर एनालिसिस जो इस लेवल पे करना चाहिए। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी इसकी मिल गई है। अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है? मैंने अभी एक पोल ओपन किया है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस पोल में आंसर करें कि आपके नज़दीक प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर रोल क्या क्या रोल होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, क्या उसको करना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। आप इसको आंसर कर सकते हैं। I'm waiting for your answers. Okay, some अफरीदी साहब का ये कहना है कि ही इज होली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट सक्सेस एंड फेलियर। ओके, जाहिद साहब कहते हैं टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट एज पर डिजाइन एंड सेट ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। मिस ताहिरा का ख्याल ये है कि शी और ही इज
responsible to look after the 4 core areas. Okay, that's great. Zahid साहब कहते हैं to ensure the result of project achieved within the defined time frame. All right. शारून साहब ये कहते हैं कि overall responsibility for the successful initiation, planning, designing, execution, monitoring, controlling, I mean पूरा प्रोजेक्ट साइकिल जो है वो शारून साहब के ख्याल में उनको प्रॉपरली मैनेज करना वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है. गुड. जाहिद अली साहब कहते हैं टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट एज पर डिज़ाइन एंड सेट ऑब्जेक्टिव्स. और लेट मी ब्रॉडकास्ट इट. अब आप भी वो रिजल्ट्स देख सकते हैं जो आप लोगों ने रिस्पॉन्सेस दिए हैं. इसको आप 30 सेकंड्स के लिए पढ़ लीजिए. जो बाकी साथियों ने रिस्पॉन्सेस दिए हैं ताकि वो भी आपकी नज़र से गुजर जाए. All right. ये देखिए ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है. आप में से अक्सर लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा. उसमें इसको कहते हैं ट्रिपल कॉन्स्टेंट, जिसमें प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, और इसके सेंटर में रखा जाता है क्वालिटी. सो इसको ट्रिपल कॉन्स्टेंट कहा जाता है. प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल जो है वो ये होता है कि उसका बहुत ज़्यादा काम इस पे स्पेंड होता है कि वो टाइम को मैनेज करे, स्कोप को मैनेज करे और कॉस्ट को मैनेज करे और क्वालिटी को कंट्रोल में रखे. इसमें अगर आप इस स्लाइड पे इस चीज़ पे जहाँ पे अभी मैंने टिक किया है यहाँ पे गौर करें. अगर हमें स्कोप इंक्रीज करना पड़ता है, हम 10 एक्टिविटीज कर रहे थे, हमें 12 एक्टिविटीज करनी पड़ी. यहाँ हमें 12 बंदे ट्रेन करने थे, हम 20 बंदे ट्रेन करने पड़े. हमने हेल्थ एंड हाइजीन किट 20 देनी थी, हमें 30 प्रोवाइड करनी पड़ जाती. सो स्कोप जो है वो बढ़ गया है. जब स्कोप बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा? टाइम में आपने ज़्यादा चीज़ें देनी है, ज़्यादा सर्विसेज देनी है तो उसके टाइम पॉजिटिवली इंक्रीज होगा, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसी तरह से कॉस्ट, क्योंकि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. सो पहला आप देखें चैलेंज इस तरह का, जब स्कोप बढ़ता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को इन दो चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है और इन साइड बाय साइड आपको क्वालिटी भी इंश्योर करनी होती है कि क्वालिटी में भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. अगर आप इसके नीचे वाले पे आते हैं, टाइट टाइम का
मतलब ये है कि 10 महीने का प्रोजेक्ट था, आपने कहा कि आपने 8 महीने में उसको करना है, और ये अक्सर व बेशतर हमें फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारे पहले 2-3 महीने कुछ चीज़ों के इनिशियल प्लानिंग में गुजर जाते हैं और हमारी टाइमलाइन सफ़र कहती है। सो 8 महीने में करना, 10 महीने का काम जो आपने स्प्रेड किया हुआ था 10 महीनों पे अपने वर्क प्लान के अंदर, अब वो आपको 8 महीने में करना है। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, आपको फिर देखना पड़ता है, आपकी कॉस्ट कई दफ़ा इंक्रीज हो जाती है, आपको ज़्यादा लोग हायर करने पड़ जाते हैं, कई दफ़ा स्कोप जो है आप कहते हैं कि ये नहीं करना, तो फिर आपको उसका काम का जो 10 महीने में काम ज़्यादा था आप वो काम कम कर लेते हैं, तो स्कोप उसका रिड्यूस कर लेते हैं, स्कोप पे इफेक्ट आ जाता है। सो इस तरह की सिचुएशन प्रोजेक्ट मैनेजर को अक्सर बेशतर फेस करनी पड़ती हैं। फिर कई दफ़ा टाइट बजट होते हैं, जो लास्ट वाला टाइट बजट जो है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो आपके पास जो आपको 2 करोड़ उस प्रोजेक्ट के लिए मिलने थे, आपको कहते जी आपको 1.25 करोड़ मिलेगा, आप 75 लाख जो है उसने कम कर दिए। अब 75 लाख कम हुए हैं तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो आएगा। उसका इफेक्ट किस पे आएगा, आप कहते हैं जी हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो टाइम उसका इंक्रीज हो सकता है उसका, या प्रोजेक्ट आप कहते हैं हमने 40 चीज़ें करनी थी, हम उसमें से 10 चीज़ें करते हैं, तो आप उसका स्कोप रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इन सारे चैलेंजेस में, तीनों सिचुएशंस में क्वालिटी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी कोई फैसला लिया जाता है कि क्वालिटी किसी लेवल पे सफ़र ना करे। एक तो सबसे बड़ा काम जो प्रोजेक्ट मैनेजर को करना होता है, इस ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स को इनके साथ जो है वो चीज़ों को करना पड़ता है। कई दफ़ा टाइम ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, स्कोप को किस तरह से मैनेज करना है, उस पर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सो बहुत बड़ा काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का वो ये होता है, उसका रोल जो है। आगे कुछ रोल्स में हम देखें, मैं डायरेक्ट जल्दी गुजारूंगा इसको। डायरेक्ट सुपरवाइज कंट्रोल द प्रोजेक्ट, not carry out project work but manage। यूजली कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मोबिलाइजेशन में जो है वो कुछ चले गए फील्ड के अंदर, खुद एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी, कुछ अवेयरनेस सेशंस में। सो उससे क्या होता है, कुछ चीज़ें जो कि मैनेज करनी होती हैं वो सफ़र करनी होती है। ओवरऑल टीम को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, बाकी चीज़ों को मैनेज करना, उसके लिए बहुत अहम है कि वो अपने आप को बहुत कम छोटे लेवल पे माइक्रो टास्क में इन्वॉल्व करें, क्योंकि उसने इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। डिफाइन द प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टीम्स को पता ही नहीं होता पूरे प्रोजेक्ट का कि जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट है क्या, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। आप अक्सर प्रोजेक्ट टीम से क्वेश्चन कर लें और प्रोजेक्ट टीम जो है वो प्रॉपरली अपने काम को पूरे प्रोजेक्ट के साथ नहीं कर पाती, वो अपने काम को बताती हैं और बाकी जो पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाती, बता नहीं पाती। ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रॉपरली उसको उनको मैनेज कर डिफाइन करके बताए। रिड्यूस प्रोजेक्ट टू सेट ऑफ मैनेजेबल टास्क, जिसको हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन प्लान कहते हैं, कि जब हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती
है वो हाई लेवल प्लान उसके अंदर होता है, उसके बाद में हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन प्लान कहते हैं बनाते हैं, जिसमें माइक्रो टास्क छोटे छोटे टास्क वो सारे होते हैं जो वो प्रोजेक्ट को वहाँ तक जो है वो बना दिया जाता है ताकि जितने प्रोजेक्ट टीम है उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सके, अपने अपने टास्क परफॉर्म कर सके और हर एक का रोल डिफाइंड हो। ऑब्टेन अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, ये जो फैसला है जो कि बहुत ज़्यादा मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को करना पड़ता है। फलां जगह पे जी गाड़ियों की ज़रूरत है, गाड़ी अरेंज नहीं हो पा रही, फलां जगह पे फलां रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे एक्सपेंस कम हो रहा है, फलां स्टेक होल्डर जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मैनेज करनी पड़ती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर बिल्ड एंड मोटिवेट टीम, अगर टीम ने क्योंकि परफॉर्म करना होता है और ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी जो मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर को करनी होती है, जिसमें टीम्स को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये काम भी उसका होता है। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट अब बहुत अहम चीज़ है जिसको कई दफ़ा इग्नोर करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेक होल्डर की तरफ से हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन, बहुत सारे रिस्क हमें जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर होते हैं जो कि रन टाइम पे भी जो है वो सामने आ जाते हैं, कोई पहले से आइडेंटिफाई होते हैं, तो उनको मिटिगेट करने के लिए जो है वो स्टेप लिए जाए। और एंड पे अगर आप देखें तो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कि टीम के अंदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये बहुत अहम है। अक्सर और बेशतर मैंने देखा है खासतौर पर ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है अगर 6 महीने का प्रोजेक्ट है, पहले दिन से ही अपनी अपनी जॉब्स जो हैं वो खुद टीम में कम्युनिकेट करता है, जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ टीम तक नहीं जानी चाहिए जिससे लोगों को ये लगता है कि यार ये सारे जो है वो टेम्परेरी यहाँ पे मौजूद हैं और उसमें भी ये बंदा कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, तो वो अल्टीमेटली टीम में जो है एक एम्बिग्युइटी सी क्रिएट हो जाती है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जब टीम के साथ शेयर कर रहे होते हैं, टीम आपस में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर रहे होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट पॉजिटिव क्रिएट नहीं होता काम करने के हवाले से, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और डीमोटिवेट होते हैं तो अल्टीमेटली काम जो है वो सफर करता है। ये कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल्स थे। एक क्वेश्चन आया है कि जो पिछली स्लाइड के हवाले से था और वो क्वेश्चन किया है अफरीदी साहब के इस स्लाइड पे इनका क्वेश्चन ये है कि टाइट बजट से टाइम कैसे इंक्रीज हो सकता है। देखिए, मैं अगर इसको बहुत छोटे लेवल पे अगर बात करूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आप टॉयलेट्स वॉश के प्रोजेक्ट में टॉयलेट जो है वो बनवा रहे हैं। आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा
है ह्यूमन रिसोर्स एक वक्त में नहीं लगाते, अपने गिने चुने ह्यूमन रिसोर्स जो है वो लेबर जो है वो लगाते हैं और उसी से काम करवा रहे होते हैं, और अक्सर बेशतर आपका काम जो है वो टाइम जो है उस काम से आगे प्रलॉन्ग कर जाता है। उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा जब वो जो ही अपने लेबर बढ़ाते हैं तो उस लेबर से ये होता है कि उनके जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और वो क्वालिटी भी सफ़र करती है और उनको ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते उनके टाइम को। सो उससे ये होता है उनको लॉस में, कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात वो लॉस में चला जाता है। तो इसलिए वो करते क्या है, अपने की पर्सनस को कम लोगों को उस पर लगाते हैं, जिससे ये होता है कि वक्त के वो कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन हमारे यही रिसोर्सेज जो हैं वो इसमें लगे रहे हैं, प्लस उनका इंटरेस्ट ये भी होता है कि वो उसको इस तरीके से करें कि जब तक कि कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाता है इसके साथ साथ ये सिलसिला उसका उसी तरीके से चलता रहे और उनके की रिसोर्सेज से। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो उनकी कोशिश क्या होती है कि आप जो है वो जो ही बजट जो है वो कम करेंगे तो वो टाइम जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ही आप बजट ज़्यादा कर देते हैं उन्हें कहते हैं कि जी आप बंदे बढ़ा दें, हमें जल्दी टाइम चाहिए, काम चाहिए, तो कहते हैं फिर इतने बंदे हमें एक्स्ट्रा हायर करने पड़ेंगे। तो वो उसके साथ ही उसका क्या इफेक्ट आता है कि बजट आपने बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि और टाइम भी कम करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हम पैसे हमें थोड़े से ज़्यादा देते हैं ताकि हम ज़्यादा लोगों को एंगेज करके जल्दी काम को ख़त्म कर दें। तो इस तरह से ये एक दूसरे पर इफेक्ट आ रहा होता। होप आपके सवाल का जवाब आ गया। ले जी, ये कुछ बेसिक्स से हम निकलते हैं, हम आते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग पे। पहला काम जब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग में किया जाता है उसमें सिचुएशन एनालिसिस किया जाता है। सिचुएशन एनालिसिस में स्टेक होल्डर एनालिसिस पहले होता है कि हमारे स्टेक होल्डर कौन से हैं जिनके लिए हमने काम करना है, क्या हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन से हमारे हो सकते हैं। हम देखते हैं कि जी हमने काम करना है बच्चों के लिए, हमने काम करना है खवातीन के लिए, हमने काम करना है जो टीचर्स हैं उनके लिए, हमने काम करना है मर्दों के लिए, हमने काम करना है यंगस्टर के लिए। सो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज आप डिफाइन करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस कहते हैं। अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आप देखते हैं कि आपके स्टेक होल्डर कौन से, आपने गवर्नमेंट के साथ काम करना है, एनजीओ के साथ काम करना है, ठीक है। आप अपने स्टेक होल्डर इस लेवल पे सिचुएशन एनालिसिस पे डिफाइन कर रहे होते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। फिर अगले फेज पे हम ये करते हैं, मुश्तबा साहब का सवाल है और मुश्तबा साहब ने रेज हैंड किया है। मुश्तबा साहब आप कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि आप पहले आवाज़ नहीं माइक पे आई थी तो इसलिए आप कैसे लिख रहे हैं। ओके, वॉइस प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, आवाज़ का डिस्टॉर्शन है, कट के आ रही है।
मुश्तबा साहब बताइए, आपके पास आवाज़ जो है वो कट के आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही? अगर कट के आ रही है तो अपने कनेक्शन को चेक कीजिए। ओके। तो इसमें सेकंड पे हम देख रहे होते हैं सिचुएशन एनालिसिस पे कि प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं। अब प्रॉब्लम एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि एक्चुअली मसला है कि आज इस पे हमने प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में या सोशल सेक्टर में जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट बनते हैं। ये मसला आ गया है, मिसाल के तौर पे वबा फैल गई है एक इमरजेंसी कैंप के अंदर। अब वबा फैल गई, बीमारी फैल गई है, उस बीमारी को के लिए तो रिस्पॉन्स करने के लिए हम जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। सो ये जो इस सेक्टर में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। सो इस लेवल पे सिचुएशन एनालिसिस पे हम देख रहे होते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, और फिर उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमारा ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोजेक्ट के क्या हैं। फिर हम देख रहे होते हैं स्ट्रेटजी क्या होगी प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए, और देन प्रोजेक्ट प्लानिंग मैट्रिक जिसको हम लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस भी कहते हैं, उस पर हम काम कर रहे होते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन में। ये वो प्रोसेस है, वो स्टेप्स हैं। अब हम ये स्टेप्स प्रैक्टिकली करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाने का मकसद ये था कि आप एक वे आउट देख लें, रोड मैप देख लें कि एक्चुअली हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। सो पहला स्टेप जो इसमें आता है, देयर इज नो ब्लैंक स्लाइड। अगर आप ब्लैंक स्लाइड कहीं पे देख रहे हैं तो ये एक पार्टिसिपेंट की तरफ से है कि ब्लैंक स्लाइड हमें नज़र आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमायों से प्लीज़ इसको देखिए। अच्छा, अब पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस पे आते हैं। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके नज़दीक स्टेक होल्डर होता कौन है? आप डिफाइन किसको करते हैं स्टेक होल्डर? ये पोल आपके सामने ओपन है, प्लीज इसमें अपने आंसर्स लिखिएगा। पोल ओपन है आपके सामने, आंसर्स अपने लिख दीजिएगा। पोल ओपन है, पोल में आंसर्स लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
मिस समीना का ख्याल है कि ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। इजाज साहब कहते हैं ऑल दोज इंडिविजुअल एंटिटीज हु आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोजेक्ट। ओके, वेरी नाइस। जाहिद अली साहब का ख्याल है कि बेनिफिशरीज, एनजीओज, डोनर्स, गवर्नमेंट, ये सारे जो हैं उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है, ये सारे बेनिफिशरी हैं। शारून साहब कहते हैं लिंक्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। मुश्तबा साहब का ख्याल है कि रेलेवेंट टू प्रोजेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेनिफिशरीज। ओके, फरीदी साहब कहते हैं कि whoever linked to that project is called stakeholder, mean beneficiaries, donor and government। ओके, मैं इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ ताकि आप साथियों के रिस्पॉन्सेज देख सकें जो बाकी साथियों ने दिए हैं, इस पर एक नज़र डाल लें। शरून साहब कहते हैं लिंक्ड एंड इन्वॉल्व प्रोजेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, राइट। ताहिरा कहती हैं कि डायरेक्टर एंड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बेनिफिशरीज। तस्लीम खान साहब का ख्याल है कि बेनिफिशरीज इज गवर्नमेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स हैव अ लुक। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को हम देखते हैं इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं who are involved in project। और एक दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास आप लोगों ने भी दी थी, whose interest may be positively or negatively affected as a result of project execution or successful or unsuccessful project completions। So अगर मैं बहुत सादा ज़बान में इसको एक्सप्लेन करूँ, वो ये है कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनके ऊपर प्रोजेक्ट की कामयाबी का, नाकामी का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, या उनकी वजह से प्रोजेक्ट पे हो सकता है या उन पे हो सकता है, उनके इंटरेस्ट पे इफेक्ट आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आप एक हेल्थ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हेल्थ में आपने हेल्थ कैंप्स लगाने हैं, और अगर आपने हेल्थ कैंप्स लगाने हैं तो आप कहते हैं कि उसमें हम एक डॉक्टर जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बिठाएंगे, एक जनरल फिजिशियन होगा और एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा। सो अब आपके वो डॉक्टर्स भी बेनिफिशियरी स्टेक होल्डर्स में से हैं। वो जो पेशेंट्स वहाँ पे आएंगे जिसमें बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों ने आना है, वो पेशेंट्स वहाँ पे जो आएंगे जो कि फीमेल हैं, वो पेशेंट्स वहाँ पे आएंगे जो मेल हैं हेल्थ कैंप के अंदर, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। वो लोग जो कम्युनिटी जहाँ पे आप करवा रहे हैं, वो विलेज कमेटी, वो जो मैनेजमेंट कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आपने किसी बेसिक हेल्थ यूनिट से अगर कोऑर्डिनेट किया या उनके स्टाफ को लिया, वो आपके स्टेक होल्डर हैं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया, प्रोविंशियल लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो आपके स्टेक होल्डर हो जाएंगे। सो वो डोनर जिसने वो फंडिंग दी है वो स्टेक होल्डर हो गए, वो प्रोजेक्ट टीम, वो प्रोजेक्ट मैनेजर,
वो सीनियर मैनेजमेंट जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो उसके सारे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर हो गए। सो ये सारे के सारे कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। बाज़ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से इन स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज किया जाए। ये कुछ मुझे बहुत सिंपलेस्ट वे लगा था, मैंने इसलिए इन 3 ग्रुप्स बना दिए हैं। इसमें एक बेनिफिशरीज टारगेट ग्रुप, इम्प्लीमेंटर्स पार्टनर्स ये दूसरा ग्रुप है, डोनर्स एंड डिसीजन मेकर्स एक तीसरा ग्रुप है। आप से के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये देख लें कि हमने काम करना किन के लिए, ख़ास तौर पे टारगेट ग्रुप्स के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए एक कैंप के अंदर, इमरजेंसी कैंप के अंदर आप बच्चों के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप बच्चों पे फूड से रिलेटेड प्रोजेक्ट कहते हैं तो आपको पता है जो फूड पैकेज बनेगा उनका, वो बच्चों का डिफरेंट होगा, बड़ों का डिफरेंट होगा। सो इसलिए आपको फिर ये देखना पड़ता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स में ख़ास तौर पर जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं वो कौन से हैं जिनके लिए हमने करना। तो फिर आप अगले फ़ेज़ पे जाते हैं। वो अगला फ़ेज़ क्या होता है? वो अगला फ़ेज़ ये होता है प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम आपने जो आइडेंटिफाई करनी होती है अपने टारगेट ग्रुप के अकॉर्डिंगली करनी होती है। इस ग्रुप को प्रॉब्लम कौन सी है? अगर आप फूड पे काम कर रहे हैं, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी है? अगर आप वॉश पे कर रहे हैं तो वॉश रिलेटेड कौन सी है? DRR पे कर रहे हैं तो DRR रिलेटेड कौन सी है? अगर आप हेल्थ पे कर रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड कौन सी है? एजुकेशन पे कर रहे हैं तो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी है? सो इसलिए हमें सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने बेनिफिशरीज़, ख़ास तौर पे जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं जिनके लिए काम करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें। सो जब हम ये कर लेते हैं तो अगला काम हमारे पास आ जाता है कि हम उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम देखें, उस प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम्स देखी जाए कि प्रॉब्लम कौन सी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने मिसाल के तौर पे एक थोड़ी सी अपनी मेमोरी को वापस लेके जाइए। जो मोस्ट रीसेंट डिज़ास्टर आया था उस डिज़ास्टर को सामने रखिए और किसी एक कैंप को सोचिए, वो स्कूल में हो या वैसे अलहदा कैंप लगा हो, उस कैंप को सोचिए और अपनी इंटरवेंशन से रिलेटेड अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैंडेट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो आपका टारगेट ग्रुप है, जो बेनिफिशरी है, उससे रेलेवेंट सोचिए कि हमें उस कैंप में क्या क्या उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम आई थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो मोस्ट रीसेंट डिज़ास्टर देखा उसमें किसी एक कैंप में जिसमें आपने काम किया हो, और जो लोग आप में कैंप में काम नहीं कर पाए वो सोशल सेक्टर में अगर उन्होंने वैसे कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया, वो उसकी एग्जांपल ले ले कि उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम उन्होंने जो है वो देखी, किस किस तरह की प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं। वो ब्रेकआउट ऑफ कैलोरा हो सकता है, मीन एक बीमारी जो है वो फूट पड़ी, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि जी
पेट की बीमारियां हो गई हैं, किस वजह से, वो उसकी वजूहात, वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की वजूहात भी हो सकती है। सो ये प्रॉब्लम है, राइट। इसी तरह से आपने प्रॉब्लम्स देखनी है कि आपके उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको किस तरह की प्रॉब्लम देखनी पड़ी थी, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जस्ट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और उसको चैट बॉक्स में प्रोजेक्ट लिखिएगा, सॉरी प्रोजेक्ट ना लिखिएगा, आप सिर्फ ये लिखिएगा कि प्रॉब्लम कौन सी आपको वहाँ पे अपने टारगेट ग्रुप से रेलिवेंट है। तो टारगेट ग्रुप कॉलन डाल के आगे प्रॉब्लम, टारगेट ग्रुप तो कौन सा था। टारगेट ग्रुप का मतलब यह है कि आप कहते हैं किड्स, बच्चे, चिल्ड्रन। टारगेट ग्रुप फीमेल, यंगस्टर, एज दिस, ओल्डर पीपल दिस, डिसेबल पीपल दिस। तो ये आपके टारगेट ग्रुप था। कॉलन डालें, कौन सी प्रॉब्लम आपने उस कैब में देखी वो चैट बॉक्स में लिखिए। जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम किस तरह की आपने एक्सपीरियंस की। चैट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। जैसे अभी मिस ताहिरा ने लिखा है, आपने लिखा है एडिकेट एंड प्रॉपर फूड फॉर PLWS एंड सप्लीमेंट्री फूड फॉर चिल्ड्रन। ना दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम क्या करना है, नो एडिकेट एंड प्रॉपर फूड, देन जो है ये प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। नो एडिकेट एंड प्रॉपर फूड फॉर PLWS एंड सप्लीमेंट्री फूड फॉर चिल्ड्रन। सो ये प्रॉब्लम की शक्ल अख्तियार करेगी। तो प्रॉब्लम इस तरीके से लिखो। वेटिंग फॉर अदर्स। No medical facilities for pregnant women. Okay. हमीद साहब ने अपना टारगेट ग्रुप जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन इनका टारगेट ग्रुप। नियामत अली साहब जो हैं इन्होंने लिखा है टारगेट ग्रुप चिल्ड्रन है इनके 6 to 59 मंथ्स। ओके। और प्रॉब्लम जो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, इन्फेक्शियस डिजीज़। अवेयरनेस नहीं थी कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके। अवेयरनेस नहीं थी हाइजीन से रिलेटेड, अवेयरनेस नहीं थी उनको हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। सो लैक ऑफ अवेयरनेस। अब ठीक है, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग-अलग बन रही हैं। गुड। इसका मतलब ओके। मुस्तफा साहब ने लिखा है वॉश इश्यूज, नो अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर। ओके, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इन्होंने अपना टारगेट ग्रुप नहीं लिखा लेकिन खैर लिखा नो अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन डिजास्टर। ओके, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स कोऑर्डिनेशन। और राइट, गुड। अब इन पे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। जितने भी आपने प्रॉब्लम अलग-अलग की हैं, हर एक पे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। ओके, कोई और अगर इस पे इनपुट देना चाह रहा है तो प्लीज़ गो अहेड। और राइट,
ओके ओके, लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम अबाउट डिजास्टर, दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स ब्रिलियंट, यू गॉट इट। जब हम ये कर लेते हैं, पहले हमने स्टेक होल्डर के बारे में देखा, जब हम ये कर लेते हैं तो अगला स्टेप जो है हमारे पास आता है कि हमने प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई कर ली है, जो मेन कोर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम एनालिसिस उसके लिए करते हैं। इसलिए करते हैं जस्टिफिकेशन बेसिस फॉर द प्रोजेक्ट प्लान। ये जो प्रॉब्लम एनालिसिस हम कर रहे होते हैं वो जस्टिफिकेशन देता है और बेसिस प्रोवाइड करता है हमें प्रोजेक्ट प्लान के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हायरार्की, ये जो प्रॉब्लम है उसकी क्या वजूहात हैं और उसके क्या असरात पड़ रहे हैं, उसके बारे में हमें एक पूरी तस्वीर दे देता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और जो भी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसकी आइडेंटिफिकेशन आती है और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम की इन्वेंटरी हमें दे देता है। जैसे आप लोगों ने 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने रखी। अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? इज नॉट द एब्सेंस ऑफ सोल्यूशन बट एन एग्जिस्टिंग नेगेटिव स्टेट। जैसे क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड विद पेस्ट इज अ प्रॉब्लम, नो पेस्टिसाइड्स आर अवेलेबल, इस अगेन नो पेस्टिसाइड्स आर अवेलेबल, प्रॉब्लम नहीं है, इस सेंस में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में चली जाती है। सो आप जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें से कोई एक फोकल प्रॉब्लम लेते हैं जिस पे आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है। उस फोकल प्रॉब्लम के साथ आप क्या करते हैं? उस फोकल प्रॉब्लम के साथ आप करते हैं ये एक इमेज आपके सामने आया होगा, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ट्री। और ये प्रॉब्लम ट्री यूज़ होता है प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए। इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। और प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की है उसको आप क्या करेंगे? उसको यहाँ पे सेंटर में रखेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने इस बॉक्स में आउटब्रेक ऑफ कैलोरा जो एक डिजीज़ है, इसको हमने जो कोर प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, ठीक है, ये लिख दिया आप। सो जो भी कोर प्रॉब्लम होगी उसको आपने यहाँ पे सेंटर में लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है कि इसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ क्या है। तो लैक जो आउटब्रेक ऑफ कलरा है उसका एक तो हो सकता है कि पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, ये उसके कॉजेज़ हैं। ये वजह हो सकती है उसकी कि सैनिटेशन बेहतर नहीं है जिसकी वजह से आउटब्रेक ऑफ कैलोरा हुआ। फिर वजह क्या हो सकती है अनहाइजीनिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, लोग हाथ नहीं धोते खाना खाते हुए, ये वजह हो सकती है। लोग अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, ये वजह हो सकती है। अपने सराउंडिंग की सफाई का ख्याल नहीं रखते, ये वजह हो सकती है। सो अनहाइजीनिक हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हैं वो ये हो जाते हैं। ओके, उसके बाद पुअर सैनिटेशन कंडीशन की वजह क्या हो सकती है? ये हो सकती है ओपन पिट लैट्रीन्स हो। पुअर सैनिटेशन कंडीशन की और प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है पुअर ड्रेनेज हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। इस तरह से अनहाइजीनिक हेल्थ प्रैक्टिसेस की क्या वजह हो सकती है? लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, जैसे कि आप में से एक साथी ने भी लिखा। और इसकी वजह क्या हो सकती है? और इसकी वजह इनएबिलिटी टू परचेज सोप, वो सोप परचेज नहीं कर पा रहे। सो इस तरह से आप एक पूरी हायरार्की जो है वो लिखते हैं। इसके नीचे और भी आ सकती हैं, लाइक ओपन पिट लैट्रीन की वजह क्या रूट कॉज है, वो भी आप नीचे और इस तरह से बना के फर्दर लिख सकते हैं। तो आप फर्दर उसको डिग इन कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, जब आप नीचे ये पूरा कर लेते हैं, इनके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप इस तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं जो कि कॉज अफेक्ट्स आ रहे होते हैं कि इसकी वजह से क्या अफेक्ट आ रहा है। आप कहते हैं इसकी वजह से मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, लोगों के बीमार होने की जो रेशो है वो बढ़ गई है, लोगों की अमवात की रेशो है वो बढ़ गई है। सो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कर गया, इसका अफेक्ट है। अगर ये इंक्रीज कर गया है, इसका अफेक्ट क्या आ रहा है?
इसका इफेक्ट जो है वो आप कहते हैं इंक्रीज डिमांड ऑन हेल्थ सर्विसेज। हॉस्पिटल्स में डिमांड बढ़ गई है, जहाँ पे 200 लोग जाते थे अब 400 लोग जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज बढ़, डॉक्टर की डिमांड बढ़ गई है। सो इसी तरह से इसका इफेक्ट और भी हो सकते हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इफेक्ट इसके हो सकते हैं वो आप यहाँ पे इसी तरह से डाल सकते हैं, राइट, और इसका इफेक्ट फर्दर भी हो सकता है। सो आप ये जो काम करते हैं इसको आप कहते हैं आप प्रॉब्लम एनालिसिस कर रहे हैं, इसको प्रॉब्लम ट्री, इस टूल को हम कहते हैं प्रॉब्लम ट्री। सो इस पे कोई आपका क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, अगर ये क्लियर है तो अभी होमवर्क जो है वो हमारा ये है कि हम कोई एक फोकल प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ कैलरा है, कोई एक फोकल प्रॉब्लम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड लेंगे, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड फोकल प्रॉब्लम लेंगे, उस फोकल प्रॉब्लम का एक इस तरह का प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस हम करेंगे। अगर हम इसका प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस करेंगे अपने अपने प्रॉब्लम एनालिसिस का, और ये आप जो है वो हम मेरे साथ हमायूं जो आपको ईमेल करते हैं उस पर आप जो है हमायूं को ईमेल करेंगे अपना अपना एक सिंपल सा इस तरह का प्रॉब्लम ट्री बना के, ये होमवर्क है आपका, प्रॉब्लम ट्री बना के आप अपना अपना इस तरह से शेयर करेंगे, और वो आपका होमवर्क है अपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप ये अप्रैल 26 तक जो है वो एक इस तरह का एक प्रॉब्लम ट्री अपने अपनी कोर प्रॉब्लम को सामने रखते हुए बना के वो मेरे साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, उसको हम फिर आगे लेके चलेंगे कि इस तरह से बनाते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, तो फिर आगे इसका क्या हम करते हैं और किस तरह से इससे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, प्रोजेक्ट आउटपुट्स इससे कैसे बनती हैं, प्रोजेक्ट जो है वो पर्पस इससे कैसे बनता है, प्रोजेक्ट गोल इससे कैसे निकलता है, फिर हम इस पर बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क को आप करेंगे, और 26 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। आप उस 26 तक जो है वो आप अपने अपना कोई एक कोर प्रॉब्लम को लेके आप एक प्रॉब्लम ट्री बना के वो शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के दिन जो है वो हमने प्रोजेक्ट सक्सेस स्टोरी कह रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया पे बात कर ली।